प्रोग्राम रखा है और शायद और कुछ मामला चलेंगे। लेकिन इसी बीच में ये PHGD के आने वाले वक्त में ये मीटिंग का सिलसिला शिफ्ट क्यों होता जा रहा है, मेरे साथ एक बार फिर PHGD के इस मौजू पर हमारे साथ मौजूआत में शामिल हो रहे हैं आज के मुबाहिसे में अभिजीत जसरोटिया जी और रफीक अहमद राथर साहब। राथर साहब, जब आप मिले ही सही, हसनैन साहब भी थे, तारगामी साहब भी थे, महबूबा जी भी थी, शाह साहब तो दिल्ली में थे, अगर आप इसको PHGD का भी नाम देते तो शायद क्या इसमें इसकी रेजिस्टेंस में कोई कमी आ जाती, इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी साख में कोई कमी आ जाती और इसको नाम बदलने की जरूरत कोई स्कोप था, कोई गुंजाइश थी क्या? नहीं, नाम बदलने की ना कोई जरूरत है और नाम बदलना चाहिए। देखिए, उसके प्रोमिनेंट लीडर हैं डॉक्टर फारूक साहब और हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा, वो चीफ मिनिस्टर, दोनों चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, और दोनों लीड करते हैं PHGD में, प्रोमिनेंट फिगर्स हैं। उन दो के दरमियान मीटिंग हुई तो मेरे ख्याल में इसको PHGD से अलग देखने की जरूरत नहीं है। और तारगामी साहब भी तो थे, तारगामी साहब भी थे। बिल्कुल, वो PHGD का हिस्सा है ना, तर्जुमान है ना PHGD। मैंने इन दो शख्सियात के हवाले से बात की और मैंने आपसे ये भी कहा कि आने वाले वक्त में आप एक्सपेक्ट करिएगा इस तरह की मीटिंग्स का इनेकाद बार बार होगा, क्योंकि पहले ही महबूबा जी ने कहा है कि PHGD जो है ये एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के इमोशंस और एस्पिरेशन। दोनों ने कई बार कहा है कि इलेक्टोरल प्रोसेस से आगे इसको देखने की जरूरत है। ये जो इत्तेहाद बना है, लोगों के इज्जत और वकार, खोया हुआ जो वकार है उसको रेस्टोर करने के लिए और हुकूक को रेस्टोर करने के लिए जो मैं बार बार कहता हूँ, गैर जमहूरी और गैर कानूनी तरीके से छिन गए, उनकी रेस्टोरेशन के लिए एक दिशा देना, एक पॉलिसी मेकिंग का है। जसरोटिया साहब, जिस वक्त फारूक साहब और महबूबा जी साथ होती है तो बीजेपी क्या हिकमत अमली तरतीब देगा? ये मिलना कोई इत्फाक नहीं है, इसमें वक्त लगा होगा और इसमें अनशेड्यूल्ड कुछ नहीं होगा। इस मीटिंग के बाद जब आप पार्लिमानी चुनाव को PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस को या PHGD नाम कुछ भी दीजिएगा साथ साथ देखते हैं तो इंतखाबात और दिलचस्प होंगे क्या जम्मू प्रोविंस में, कश्मीर में पार्लिमानी चुनाव? देखिए, हमें इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। हमारे खिलाफ तो पहले भी सभी PHGD सभी इकट्ठे हुए थे, गुप्कार के गलियारों में लोगों ने कस्में वादे खाए थी, उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट भी प्लेस किए थे। तो हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका 1 पॉइंट एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी को। तो एक बात जो मुझे राथर साहब की बड़ी लगी है, हैरानगी वाली, इन्होंने कहा प्रोमिसिंग लीडर्स मिले, यानी कि बाकी नॉन प्रोमिसिंग है। खैर, हमारे जम्मू वाले तो किसी खाते में ही नहीं है, पता नहीं क्यों चल पड़ते हैं पीछे पीछे, ये तो मेरे को उन्हीं से पूछना पड़ेगा। और तारिगामी साहब भी वहां पर थे, आप ये कहते हैं PHGD में नहीं थे, यहाँ जैसे भी आप लोग थे उससे में एतराज नहीं है, लेकिन आपका एजेंडा क्या है? अगर एजेंडा फिलिस्तीन का था वो तो पहले से ही प्रधानमंत्री ने, हमारे देश ने पहले ही उनको जो जरूरत उनकी चीजें थी वो पहुंचा दी थी। यानी कि कुछ ना कुछ आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं हम खबरों में और सुर्खियों में बने रहें, क्योंकि सुर्खियों से खबरों में बने रहने के लिए इनको इन चीजों का एक सहारा लेना पड़ता है। नहीं तो ये जसरोटिया साहब, अगर यही डेपुटेशन वजीर खारजा, वजीर आजम, वजीर दिफा, वजीर दाखिला से मुलाकात होता है, क्योंकि अरब ममालिक के जंगों का असर जो है वो सिर्फ अरब हदूद तक ही नहीं रहता है। माजी में भी हमने देखा है और हम कल देख रहे थे कि 10 ग्राम सोने का जो भाव है 4000 रुपया बढ़ गया है। ये इक्तिसादियात के तौर पर भी हमें देखना होगा, खाम तेल के हवाले से भी हमें मामला देखने होंगे। अगर ये वज़ीर आज़म का, अगर यही डेपुटेशन वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा से इसराइल और हमास के बीच में सूरत हाल से मुतल्लिक बैठ जाता है तो अच्छी बात होगी क्या? नहीं, देखिए, मैं उसमें कोई एतराज नहीं है। इस तरह के हिंदुस्तान में अगर आप NCPDP की बात करें तो इस तरह के हिंदुस्तान में कम से कम भी मुझे लगता है 40-50 ऐसी पार्टियां होगी, और किसी पार्टी का तो इस तरफ तवज्जो नहीं है। अब इनको स्पेशली क्यों याद आई है तो यही बता सकते हैं। बाकी यहाँ तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, मुझे लगता है सबसे बेस्ट फॉरेन पॉलिसी अगर इस समय है तो वो हिंदुस्तान की है, जिसके अंदर हम बड़े सोच समझ के चल कर रहे हैं। और आप देखिए, यूक्रेन रशिया के युद्ध के बाद भी हमारे देश पर कोई असर नहीं पड़ा और इसके बाद भी हमारे देश पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह से हमने अपने लोगों को आगे लेकर जाना है, क्योंकि छोटा मोटा मुल्क नहीं है, 148 करोड़ का मुल्क है। राथर साहब, भारत पे, अपने मुल्क पे कोई असर नहीं पड़ेगा। खलीजी ममालिक की सूरत हाल, चूंकि भारतीय शहरी जिनकी तादाद लाखों में है, अरब कंट्रीज में मुख्तलिफ सर्विसेज में है, मुख्तलिफ कामों में है, और जिस वक्त आप रिश्तों को उस्तवार करने की बात करते हैं तो हमारा मुल्क जो है पहले अपने, क्योंकि हमें याद है कि वज़ीर आज़म ने और हमारे मैनेजमेंट ने, गवर्नमेंट ने किस तरह से कोविड में तुलबा को, जम्मू कश्मीर के तुलबा को आखिरी गाँव करना, बांडीपोरा गुरेज का है, किस तरह से चाइना से, बांग्लादेश से यहाँ लाया गया उनको। और युद्ध में भी जब इसराइल और हमास के बीच में लड़ाई शुरू हुई तो पहला फ्लाइट जो था उसमें 150 के करीब मुसाफिर थे कि किस तरह से लाया गया।
کیا بالکل ہی اثر نہیں پڑے گا اگر خلیجی ممالک اس طرح سے آپس میں جنگی صورتحال سے گزر رہے ہوں؟ دیکھیے تجمل صاحب، اگر آپ اس طرح کی سوچ کوئی رکھتے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بدقسمتی کی بات ہے اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کے لیے. میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر اس طرح کے حالات ہیں، انسرٹنٹی ہے اور وہاں پر حالات ٹھیک نہیں، تو اس کا چونکہ گلوبل ولیج ہے، اب دنیا نہیں رہی ہے، دنیا سمٹ کر رہی ہے، گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو اس کا دوسرے دیشوں پر اثر پڑنا لازمی بات ہے. لیکن میں اپنے پوائنٹ پر پھر آؤں گا. ہندوستان جو ایک سیکولر ملک ہے اور دنیا میں اس کی ایک پہچان ہے، نیم کا بھی ممبر رہا ہے، نان الائنڈ موومنٹ کا ممبر 70 سال تک رہا ہے، اور اس کی ایک پہچان ہے دنیا میں. اس نے ہمیشہ ظلم کا ہے اور جو اپریسر ہے اس کو اپریسر کا ہے. لیکن آج 70 سال کے بعد جو پالیسی شفٹ ہوا، وہ کچھ اور ہی میسج دے رہی ہے پبلک کو اور ساری دنیا کو. اور پیکج جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت پاورفل کنٹریز ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن ایک معمولی ایک ٹائنی وہ چھوٹی موٹی وہ مائکرو وہاں پر ایک آبادی ہے، اس کے خلاف جس طرح کے جہاز، جس طرح کے بم گرا رہے ہیں، جس طرح کا گراؤنڈ انویژن ہے. اور پھر بھارت کے سے ہمیں اپنے ملک سے یہ امید نہیں تھی کہ ہمارے ملک کی جو قیادت تھی وہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو کنڈیم کرتے، اسٹرانگیسٹ کنڈیم ورڈز میں کنڈیم کرتے ہیں. اس برعکس وہ یونائٹڈ نیشنز میں آپ نے دیکھا جنرل کونسل ممبر میں وہ ایبسٹین کیا انہوں نے جب ووٹنگ کا معاملہ آ گیا. تو صاف ظاہر ہے جب میں شفٹ کی بات کرتا ہوں تو اس کو لانگ ٹرم پالیسی کے طور پر دیکھنا ہے. ایبسٹین کا معاملہ ہے جسروٹیا جی، ہم نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ ہوں، یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی ہوں یا لوکل اسمبلی ہوں، ایبسٹین کرنا ایک بہت بڑا معنی دیتا ہے. جس وقت آپ ایبسٹین کرتے ہیں آپ حاضری نہیں ہوتے، منشا کیا ہے اس کے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ کیا ملک کو چلانے کے لیے کئی بار یہ آپشن بھی ہوتا ہے؟ یہ آخری سوال ہوگا اور اس کے بعد اس پروگرام کا ہم آج کا ایپیسوڈ مکمل کریں گے. دیکھیے آپ ایک چیز سمجھیے کہ فارن پالیسی کے اندر جو شفٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کا رہا ہے، مجھے لگتا ہے آج تک جو ہندوستان کی امیج خاص کر 2014 میں اگر باہری ملکوں میں آپ دیکھیں تو کس طرح سے ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو، ہماری ویلیو، ہمارے لوگوں کی ویلیو، ہمارا ایک بھی ہم کوئی اگر آدمی چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں اور اس طرح کی تراشتی ہوگی تو اسے بچا کر ہندوستان لایا جاتا. آج تک یہ کچھ نہیں کیا گیا. آج آپ کے لوگوں کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ آج ہندوستان کے کسی ناگرک کو کہیں باہر ممالک میں کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو ایمبیسی اس کے لیے تتپر کھڑی ہوتی ہے. سب سے بیسٹ پالیسی ہے، کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بات بالکل صحیح کہی، کچھ فرق ضرور پڑتا ہے، میں مانتا ہوں کچھ اثر ضرور پڑتا ہے، لیکن ہندوستان ہر ایک چیز کے لیے پریپیئرڈ ہے. بہت بہت شکریہ. اور آج ایسی صورتحال میں ہمیشہ بھی جب اس طرح کی صورتحال رہی ہے، ہر ملک اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کو وہاں سے نکالتے ہیں، اور ہندوستان نے بھی یہ کیا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے دونوں معزز مہمانوں کا. اور آج کے اس پروگرام میں ناظرین یہ مدعا یہیں پہ مکمل ہوا. مدعا یہ تھا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ محبوب مفتی، ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے گھر پہ ملاقات ہوئی.